नमस्कार साथियों। आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और आप लोगों के बीच में मैं एक बार फिर जीएस 1 की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उससे संबंध में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने पिछले लेक्चर में जो आंसर राइटिंग का हमने डिस्कस किया था उस पर भी थोड़ा बहुत जानकारी हमने ली थी। और उसी का आज ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि मैं कैसे आंसर लिख रहा था या कैसे नोट्स बना रहा था। आप लोगों को किस प्रकार से नोट्स बनाना है इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये अंतिम सत्य नहीं है। आप इसमें से बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं और अपने हिसाब से चीजों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि आपके पास और भी नॉलेज हो सकती है चीजों की। लेकिन मैं आपको एक बता रहा था कि किस प्रकार से चीजों को इसमें जोड़ना है। क्योंकि बात क्या होती है कि हम मॉडल आंसर चिल्लाते रहते हैं। मॉडल आंसर टाइप का कुछ नहीं होता है। सबके आंसर सब्जेक्टिव होते हैं, सबके आंसर अलग अलग होते हैं। कोई भी आंसर एक जैसा नहीं लिख सकता है। तो हमें बस ये देखना होता है कि आखिर हम जो चीजें लिख रहे हैं उसमें वो सब चीजें कंप्लीट हो रही हैं या नहीं। तो हमें जो याद रखना है वो यह याद रखना है कि जो हमारा क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। क्वेश्चंस की डिमांड अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें अब उसका जो इंट्रो है और फिर उसके बाद मेन बॉडी है और उसके बाद लास्ट पार्ट है वो कैसे लिखना है ना। और इसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशन के कई मॉडल होंगे। देखिए, हिंदी मीडियम के जो सब कंप्यूटर है उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है। मेरे सामने भी था ये चैलेंज कि पहली बात तो हम लोगों को प्रेजेंटेशन उतना अच्छा आता नहीं है। और हम लोगों को प्रेजेंटेशन के जो डिफरेंट मॉडल होते हैं, कोई कहता है एल्गोरिथम के हिसाब से लगाइए और कोई कहता है कि फला फला फिगर के माध्यम से बनाइए, पॉइंट आउट करिए। इस प्रकार की कई चीजें हैं लेकिन हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पर ये लग सकता है। हम लोग कंफ्यूज बने रहते हैं कि इस क्वेश्चन में हम पॉइंट वाला लिखें, पैराग्राफ वाला लिखें। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीजें आपके सामने आएंगी। तो देखिए, मैंने आज कुछ वो वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं जिसमें फिगर आउट करके आंसर लिखा जाता था। तो पहले देखिए, जैसे पिछली बार हम लोगों ने हड़प्पा काल और इन सब चीजों पर चर्चा की थी। आपको मैंने बताया था किस प्रकार से आंसर आपको लिख लेना है, कैसे आंसर उसमें जोड़ने हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजना, उसको कैसे उसमें आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है ना, इसको आपको ऐड करना है सरकारी योजना को। और नई नई चीजें जो आपको वो आपने पत्रिकाओं में पढ़ी हैं और भाषा शैली का बड़ा अच्छा प्रयोग आपको करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला का विकास। अब भारतीय चित्रकला का विकास क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए भारतीय चित्रकला के विकास में देखा गया है कि कई प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। या सवाल आ जाता है कि भारतीय चित्रकला को आप कैसे समझ सकते हैं, फिर भारतीय चित्रकला पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है भारतीय चित्रकला भारतीय समाज का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं आपको दिखाती है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की चीजें, बस आपको ये देखना है कि क्या जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे पास डाटा है। मान लीजिए मैंने भारतीय चित्रकला के विकास पर ये मैंने डाटा तैयार किया था, आंसर लिखने का प्रयास किया था। अब इसने पूछ लिया कि भारतीय चित्रकला समाज का दर्पण है। तो समाज का दर्पण का मतलब क्या होता है? समाज का दर्पण का मतलब होता है कि समाज में क्या क्या चल रहा है, वहां का रीति रिवाज, खान पान और आप समझ सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन वगैरह जो रहते हैं, इनकी जो विषय वस्तु रहती है। इसके अतिरिक्त आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार जो आपको पता हो, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन हो सकती है, उस समय साइंस टेक्नोलॉजी कैसी थी। अब जैसे अब इसे पूछ ले भारतीय चित्रकला जो है समाज का एक दर्पण रही है। तो अब हमें ये पता है कि चित्रकला कई फेजेस में डेवलप हुई। प्रागैतिहासिक काल में हुई, हड़प्पा काल में हुई, मौर्य काल में हुई, मौर्योत्तर में हुई, गुप्त काल में हुई। आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं, जिसमें ज्यादा हो उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास डाटा है, मुझे पता है आखेटक समूह था ये प्रागैतिहासिक काल का। भीमबेटका की गुफाएं देख लीजिए, मोरायन टोला की, मोरायन पहाड़ की आप अगर चित्रकला की बात करें तो उसमें जो चित्रकला मिलेगी उसमें जानवरों के चित्र होंगे, मानव के आखेटक मतलब शिकार करते हुए चित्र होंगे, समूह में कोई समारोह का चित्र होगा। बस केवल आपको यही लिखना है यहाँ पर।
तो समाज का दर्पण कैसे? आप भीमबेटका की गुफाओं से ये समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग हैं वो एकत्रित होकर रहते थे, इकट्ठा होकर रहते थे। उनका खान पान क्या था, वो जंगलों को, जानवरों को मारते थे, क्योंकि चित्रकला में साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, आदमी चित्रकला क्यों बनाता है या कोई पेंटिंग क्यों कर रहा है? जो उसके आसपास घटित होता है उसी के वो पलों को कैद करने का प्रयास करता है। जैसे वर्तमान में हम चित्रकला तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया, सेल्फी का जमाना आ गया, तो सेल्फी के माध्यम से भी ना हम लोग फोटो कैद करते हैं, कैमरा कैद करते हैं। आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आपने वीसीआर का जमाना देखा है, अब तो यूट्यूब बहुत चलता है। वीसीआर चला करता था बर्थडे वगैरह में बच्चों के, तो उसमें सब ये यादगार पल कैद करने की बात होती थी। एल्बम बनाए जाते थे, शादी के एल्बम भी देखिए किस प्रकार से आजकल बनते हैं। उसी प्रकार का एल्बम था ये भारतीय चित्रकला। तो इसमें अगर समाज का नाम ले लेता तो समाज के आपको आपको कितना याद है हड़प्पा काल में कैसे रीति रिवाज होते थे? आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो मूवी, आपने देखी होगी, जो आपके ऋतिक की है, जो इसमें हीरो किरदार निभाते हैं ऋतिक, मोहनजोदाड़ो में। किस प्रकार से वो वहां पर संगीत का समारोह होता है, मोहनजोदाड़ो में जो एक बड़ा सा कुंड मिलता है जिसको कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति। तो समाज का दर्पण क्या है? समाज में धर्म भी होता है। तो आप बता सकते हैं कि आप वहां पे जो कुंड मिला है वो धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कई प्रकार के जो उसमें पात्र होते थे जिसमें ये सामान वगैरह रखते थे, तो उसमें चित्रकारी मिलती है। तो चित्रकारी किस टाइप की मिलेगी? जो इनके आसपास चीजें घटित हो रही उस प्रकार से इनको मिलेगी। तो ये देखिए भारतीय चित्रकला का विकास है। तो पहले तो आपको अगर इसकी शुरुआत करनी तो आप कैसे करेंगे? तो चित्रकला है, इस पे मैंने टिक कर लिया। आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि आपको चित्रकला की परिभाषा भी आती है। रेखा, वर्ण एवं रंग के माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने की जो शैली है उसको चित्रकला कहते हैं। भारत में चित्रकला का विकास बहुत पुराना है। अब इसके आगे आप डाल सकते हैं, इसको निम्नवत समझा जा सकता है या कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको, आप इसको एस डैश छोड़ दीजिए, ये मत लगाइए, तो वो यहीं से चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो चार शब्द हैं इसको निम्नलिखित समझा जा सकता है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि एग्जामिनर को कि ये वो लिखना चाह रहा था बच्चा, लेकिन इतना समय कम है, जगह भी कम है, तो इससे जबरदस्ती जो जगह है वो भरेगी नहीं। आप प्रागैतिहासिक काल डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं भीमबेटका, मुरायन टोला आदि की चित्रकला में शुरुआती मानव के आखेटक, समूह में समारोह और जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर समाज की बात करता है तो आप आखेटक दिखा सकते हैं, समारोह दिखा सकते हैं, या भारतीय चित्रकला किस प्रकार से समाज के डेवलपमेंट के साथ विकसित होती चली जाती है। तो आप जानते हैं, जैसे पहले के लोग थे वो जंगलों में शिकार करते थे तो शिकार की चित्रकला बनाते थे, लेकिन आज जो है शिकार नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घूमने जाते हैं तो उस टाइप की चित्रकला बनाते हैं, मानव की चित्रकला बनाते हैं। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। हड़प्पा काल में आप देखेंगे बर्तनों पर सजाने के काले रंगों का प्रयोग होता रहा था। तो यही सब जो शैली है चित्रात्मक है। जैसे ये देखिए, ये बर्तन है हड़प्पा काल का, देखिए काले कलर का प्रयोग हुआ, कितना सुंदर है। यानी मछली है तो इसका मतलब वहां पे मछली थी, तभी तो वो जानते हैं मछली। देखिए क्या होता है, जैसे आपको अगर ए लिखना है तो आपके दिमाग में ए की जो इमेज है ना वो छपी होगी, तभी आपको पता है ए ऐसे लिखा जाता है। अब आपको मान लीजिए चाइनीज भाषा में ए ऐसे लिखा जाता हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं है, तो आपको कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार से अगर इन्होंने मछली देखी होगी तभी तो मछली बनाई है। ये देखिए पेड़, जो इस टाइप का पेड़ उन्होंने देखा होगा तभी बनाया है। इनके जानवर जो ये पालते थे, तो ये चित्रकला में ये क्यों बनाए हैं? ये इन्होंने देखे होंगे, इनके सामने होंगे, तो इस टाइप से ये चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए मौर्य काल में जो दो तरीके की चित्रकला होती है, एक जो राजा महाराजा बनाते थे, एक जो समाज बनाता था। तो स्तंभों में, राजमहलों में, विहारों में, तो ये तो राजमहल वाली चीजें हो गई जहाँ चित्रांकित सुंदरता मिलेगी, चित्रकला मिलेगी। और मौर्योत्तर काल में जो है वहां पर देखेंगे गांधार कला विकसित हुई, मथुरा शैली विकसित हुई, तो इनमें किस प्रकार की चित्रकारी होती थी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं गुप्त काल में आप देखेंगे तो गुप्त काल से मंदिरों का विकास, डेवलपमेंट हो गया। तो मंदिरों में आप देखेंगे, मंदिरों की सजावट देखेंगे। अजंता गुफा में बहुत ढेर सारे चित्र मिलते हैं, बाघ गुफा में मध्य प्रदेश में जो है इसमें बहुत सारे चित्र मिलते हैं देखने को। और पांडुलिपि, आप पांडुलिपि जानते हैं, छोटी सी जो ऐसे पढ़ने के लिए बना लेते थे, छोटी किताब समझ लीजिए पांडुलिपि। उसमें ये बीच में चित्र बनाते थे, यहाँ आसपास लिखते थे ऐसे ऐसे, इस तरीके से कुछ लिखकर बकायदा उसको सुरक्षित रखते थे ताकि ये ज्ञान के रूप में हमारे पास इकट्ठा
रहे। जैसे अब चित्रकला को मैं बात कर रहा था, जैसे ये है, आप आखिर तक समूह देखिए, जानवर हैं, लोग ये हमला कर रहे हैं, कुछ तीर बाण लिए हुए हैं, कुछ ये जानवर जो इनको कुचल रहे हैं। तो इससे ये मतलब है कि कई प्रकार के आप उस समय समाज में जानवरों को ये पालते थे, जानवरों पर हमला करते थे, तो उस प्रकार की चित्रकला देखने को मिलेगी। आप देखिए, ये हड़प्पा काल की चित्रकला, ये हाथी को जानते थे, ये हिरन को जानते हैं। आप देखते होंगे, आपने वही मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, अगर नहीं देखी हो तो आपको देखना चाहिए। पर्पज ये नहीं है कि मूवी अच्छी है नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, इनको वो ये आपको ये चित्र, ये आपको बनाना आता था इनको, चित्र, ठीक है ना। और आप इधर देखिए, ये क्रॉस टाइप का कुछ ये है, प्लस टाइप का चिन्ह है, ये बना लेते थे। और हड़प्पा काल के बर्तनों में इस टाइप की चित्रकारी होती थी। तो इस प्रकार की चीजें, अब हम वहां गुप्त काल तक हो गए। गुप्त काल का हमने, अब देखो, हमें बताना है कि हमें पता सब था, लेकिन समय कम है, चीजें कम है, इसलिए हमने उसको धीरे धीरे बताया। जैसे गुप्त काल की हमने चीजें और खोल दिया, अजंता गुफा, बाघ गुफा। अब मध्य काल में मुगल काल, सल्तनत काल आता है, तो अब मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया। अगर अलग से पूछेगा मुगल काल, तो फिर इसको विस्तारित करके लिखेंगे। देखो, हमें बताना है, जानकारी देनी है उनको कि हमें पता बहुत है, लेकिन हम उसको लिख नहीं पाए। सल्तनत काल में जैसे आपको पता होगा कि कुरान की आयतें उसमें बड़ा लिखी जाती थी। मस्जिद संरचना में बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और मुगल काल में छाया चित्र देखे होंगे, जहांगीर के छाया चित्र आपको मिलेंगे, और शाहजहां के मिलेंगे, अकबर के मिलेंगे। जैसे ये है छाया चित्र टाइप का, ये देखिए, ये तो मुगल काल का चित्र है। ये देखिए, मुगल काल में चित्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और ये सिकंदर टाइप की कोई सेना आई है, उनसे बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। और और ये उस समय, जब आपके सिकंदर के बाद जो वहां से लोग आने लगते हैं यूनान से, तो ये सब उन्हीं के, ये देखिए, इस प्रकार के मुखौटे वही लोग पहनते थे, रेड कलर का। आपको थोड़ा सा मूवी भी देखनी चाहिए यूनान वगैरह की, ये अपने भारतीय लोग हैं, ये इनका वेशभूषा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब चित्रकलाएं हैं, ठीक है। तो ये सब इसके बाद मध्यकाल में इस टाइप के सामाजिक चित्र रहेंगे। आप देखेंगे दरबारों के चित्र हैं, दरबार में बैठे हुए फैसलों के चित्र हैं। उसके बाद पहाड़ी कला एक अपने आप में अलग विकसित है, उसमें पहाड़ी कला में प्राकृतिक सुंदरता के चित्र हैं। आप जानते हैं, पहाड़ों में प्रकृति कितनी सुंदर है। वहां पर आप भी जाते हैं तो देखने जाते हैं पहाड़ों को घूमने की, कितना सुंदर है वो सब। तो वहां पर इस प्रकार की शैलियां आपको मिलेंगी, कांगड़ा शैली, बसौली शैली। जो वहां पर क्षेत्र विशेष में जो चित्रकला हो जाती थी, उसी के नाम पर कांगड़ा एक जगह का नाम है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको वहां के जो चित्र हैं वो देखने को मिलेंगे। आधुनिक प्रभाव देखने को देख लीजिए। आधुनिक में अंग्रेजों का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, अंग्रेज जो लेकर आए थे अपने साथ। तो इसमें जैसे पटना कलाम पेंटिंग है इनके नाम पर, कोलकाता की पेंटिंग है, कोलकाता में विकसित हुई थी, ठीक है ना। इसमें आपको अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे आप राजस्थान में जो है, राजस्थान में राजा महाराजा जो होते थे, तो वो बड़ा पेंटिंग का शौक रखते थे, ठीक है ना। तो पेंटिंग वगैरह सोने, तो उसमें कई प्रकार की जो पेंटिंग्स है, किशनगढ़ शैली है, तो मतलब किशनगढ़ जो क्षेत्र है, उसमें जो चित्रकला का विकास हो, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है बनी ठनी का चित्र। आप इसको भी लिख लीजिएगा, इसको आराम से थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, ताकि वो पढ़े कि आपको पता है बनी ठनी का चित्र भी इसमें शामिल है। मारवाड़ शैली है, आपको जब आप जोधपुर जाएं तो वहां पर जो किले हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए खुद। और यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं, संसाधन नहीं है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से सब देख सकते हैं। इसके बाद एक बढ़िया अंत, इस प्रकार चित्रकला का विकास होता रहा। यद्यपि इसमें उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, परंतु आज भी यह मानव सभ्यता के कलात्मक उर्वरता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इसमें चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इनको आपको बस नोट डाउन करते जाना है, बस लिखते जाना है, बस इतना ही लिखा जाता है। तो इससे आराम से, जैसे ये है, ये अगर 20 नंबर का आता है, मान लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना लिखना है। अगर ये 8 नंबर का आ जाता है और आपको पेज मिल जाते हैं एक जगह, ठीक है, तो आप केवल नाम नाम लिख दीजिए। मध्यकाल में जैसे मस्जिद संरचना, और मुगल काल में छाया चित्र, इस टाइप के पॉइंट में आप डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि उसमें मैंने खोला नहीं था, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक पूछा था भारतीय चित्रकला। अब जैसे यहाँ पे ऐसे नाम खोल दिया मुगल कालीन चित्रकला,
आप चाहे चित्रकला की परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा प्रभाव जाएगा। और आप अगर एक बार लिख चुके हैं कहीं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। एक ही चीज को बार बार, नहीं तो एग्जामों को समझ में आएगा कि अरे ये तो कहीं से रट्टा मार के आया है। आपको जो ज्ञान है उसको इस तरीके से दिखाने का प्रयास करना है कि आपको पता है और आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना भी आता है ना। केवल इसी का एग्जाम है ये मेंस जो है, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन करना आता हो। तो चित्रकला की मुगल शैली का विकास स्वदेशी भारतीय शैली तथा फारसी चित्रकला के संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ। आप जानते हैं फारस के लोगों का बड़ा प्रभाव था, फारसी भाषा इस्तेमाल की जाती थी मुगल काल में, तो उस समय की चित्रकला का बड़ा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी अच्छी घटना अकबर के समय में हुई थी कि अकबर के यहाँ जो चित्रकार थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि यहाँ पे कृष्ण एक बड़ा किरदार है, उसकी चित्रकला बनाइए। तो अब वो आए थे फारस की तरफ से, और वहां पर रेगिस्तान टाइप का है, अरबी कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है। तो उन्होंने, जो आप जानते हैं कि यहाँ पर कृष्ण गौ के साथ रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, आसपास गोपियां रहती हैं, और साथ में कई जो आपके उनके साथ गोपाल हैं, खेलते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक कृष्ण की एक शैली है जो हमारे दिमाग में है, लेकिन जो ईरान या इराक से आया हो उसको नहीं पता होगा कि कृष्ण की शैली यहाँ पर किस प्रकार से। तो अकबर ने उनसे कहा चित्रकला बना दीजिए, कृष्ण का एक करेक्टर है, वो ऐसा ऐसा उसकी विशेषताएं हैं। उन्होंने चित्र बनाया था, तो कृष्ण जी को गाय जी के साथ तो दिखा दिया, कृष्ण का चित्र उनको मिल गया, दिखा दिया। लेकिन जो गोपियां थी वो ईरान के कल्चर में थी। वो ईरान के कल्चर मीन्स कि वो अपना बुर्का वगैरह पहने हुई थी। जो गोपाल थे वो अपना जो इस्लामिक कल्चर में टोपी वगैरह लगाई जाती है उस टाइप की चीजों को लगाए हुए थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी वहां पर कि देखिए, मतलब वही मेरी बात है ना कि आपके इमेज में क्या है, आपने आसपास क्या देखा, उसी हिसाब से आप चीजों को करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें मुगल कालीन चित्रकला का विशेषताओं पर प्रभाव। तो चित्रकला की मुगल शैली का विकास जो है स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला के संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो फारसी चित्रकला और स्वदेशी भारतीय शैली, इनके संश्लेषण के परिणाम स्वरूप जो है मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुआ है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या है ये इसने पूछा है। आपको पहले पता हो चित्रकला, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर मुगल कालीन चित्रकला किस किस का मिश्रण है, मैंने ये बता दिया। अब इसकी बात है विशेषताओं पर, तो विशेषताएं मैंने बना दिया। ये देखिए मैंने षटभुज का प्रयोग किया है ये। अब यहाँ पर आप चित्रों में त्रिविमीय प्रभाव, मतलब 3 डायमेंशनल 3D का प्रयोग होता था। जैसे अब ये है, ये देखने में लगता है ना, वैसे बना ये 2D है, लेकिन देखने में लगता है कि थोड़ा सा 3D इफेक्ट है, थोड़ा सा इमेज जो है ऊपर उठी हुई है, तो 3D प्रभाव है। अधिकांश राज दरबार, ये देखिए राज दरबार के चिन्ह, ज्यादातर जो फोटो मिलेंगी उसमें ज्यादातर राज दरबार के हैं। अकबर को शिकार करना बड़ा पसंद था, है ना, क्योंकि वो शिकार करते बहुत दूर तक निकल जाते थे। तो शिकार उनका बड़ा, तो शिकार करते हुए बड़े चित्र हैं। सुनहरे रंगों का बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग है। देखिए आप, सुनहरे जो पत्थर है उनका बड़ा प्रयोग है। ताजमहल ही आप देख लीजिए, सुनहरे पत्थर वहां पे बड़े प्रयोग किए गए। चित्रों के हाशिए जो हैं, ये वाले जो हाशिए हैं, देखिए कितना अच्छा सुंदर अलंकरण है, सजाया गया है इसको। तो इस प्रकार की चीजें। और ईरानी शैली तो मैंने आपको बताया था, फारस का प्रभाव बड़ा इसमें रहता है, तो ईरानी शैली का प्रभाव है। अभी मैंने आपको एक घटना भी सुनाई। और जो इनके ज्यादातर जो चित्र रहते थे, या तो कपड़े पे बनाए जाते थे या दीवार पर बनाए जाते थे, ये कॉमन विशेषता है। पहले के जो चित्र बनाए गए हैं जैसे अजंता एलोरा पे, वो मतलब दीवार पर बनाए गए हैं, भित्ति पर। भित्ति मतलब होता है सरफेस अंदर का। तो इस टाइप के जो चित्र बनाए गए। अब मैंने देखिए इसमें 6 बातें लिख दी। अब ये मैं अगर लिखना चाहूँ, मुझे आता है, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, और ये मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर में मैंने अगर इतना भी लिख दिया और इसके बाद एक छोटा सा आंसर समाप्त कर दिया देखकर, तो आपको 8 में से करीब वो 3 से 3.5 नंबर दे देगा, क्योंकि उसको पता है यही आप लिखते। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा, है ना, और वो समय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। और लेकिन इन क्वेश्चनों का ज्यादातर प्रयोग आप जैसे 5वें 6वें नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हो, 7वें नंबर पे आ रहे हो, उन पर करना चाहिए। शुरुआती क्वेश्चन पे इस तरीके से आप करेंगे तो पेंटिंग जैसा ज्यादा लगने लगता है ना, लगने लगता है कि ये अभी से शुरुआत से बड़ा कलात्मक दिखाने लगा है। आप शुरुआत में पॉइंट से दिखा सकते हैं, चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, पॉइंट में चीजों को बताएं और पॉइंट में चीजों को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाली चित्रकारी, जो ये आप षटभुज है, गोला है,
इन सबको थोड़ा सा प्रयास करिए कि 4-5 क्वेश्चंस के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तब 4-5 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छा लिख दिया ना, तो एक इमेज बन जाती है उसके दिमाग में कि लड़का जो है बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बातें इसमें लिखी। इसके बाद देखिए एक ये है, एक ये आंसर है। उसने पूछा कि चित्रकला की विविध शैलियां क्या हैं, आप उनका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, या चित्रकला की विविध शैलियां से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो वही चित्र है जो मैंने आपको पहले बताया, प्रागैतिहासिक काल से लेकर। तो भित्ति चित्रकला है, जैसे जो आपकी गुफाओं में बने अजंता एलोरा की गुफा। लघु चित्रकला है, जो छोटे छोटे पांडुलिपियों में बनाए जाते थे। पहाड़ के जो पसौली, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर डोगरा शैली है, वहां पर जो है आपको पहाड़ी शैली की चित्र मिलेंगे, उसमें प्रकृति की चीजें मिलेंगी। आप चाहें तो यहाँ विशेषताएं भी जोड़ सकते हैं साथ में, लेकिन आपके समय पर है, इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए काफी। आधुनिक चित्रकला है, जब अंग्रेज वगैरह आ गए तो कंपनी चित्रकला मतलब अंग्रेजों का प्रभाव। बाजार चित्रकला, पटना कलाम चित्रकला, इस टाइप की जो नाम है इनके नाम जरूर लिख दीजिए। पटना कलाम, कलमकारी चित्रकला कला। इससे क्या होता है कि आप उसको एग्जामिनर को ये लगता है कि ना केवल आपको ये आप कहानी बना रहे हैं, बल्कि आपको बकायदा नाम पता है। ठीक है ना। और तंजौर में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर चित्रकला है, बड़ा सजाया गया है। ऐसे ही मैसूर में है, बहुत सजाया हुआ है। तो दक्षिणतम भारत के लघु चित्र हैं। राजस्थान में तो मैंने आपको बताया, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। किशनगढ़ में आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बनी ठनी का। मैंने अभी आपको चित्र दिखाता हूँ, देखिए सुंदर सा ये बनी ठनी है। इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है ना। जैसे मोनालिसा बड़ी फेमस चित्र है, ऐसे भारत की मोनालिसा इसको कहा जाता है। कितनी सुंदर तरीके से कलाकारी की गई है इसमें। तो इस प्रकार से अब जैसे ये तो मैंने रफ बना लिया आंसर, वहां पर मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा। वहां पर पहले मैं चित्रकला के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले मैंने आपको चित्रकला की परिभाषा बताई। फिर उसके बाद उसके थोड़ा पॉइंट आउट बताने होंगे, पॉइंट आउट बताऊंगा। अगर ये मान लीजिए 8वें 9वें नंबर पे क्वेश्चन होता, तो मैं इसको इस तरीके से बनाने का प्रयास करता। इससे क्या होता है कि उसको स्पष्ट दिख जाता कि आपने एक ये क्रम लिख दिया, दो लिख दिया, 3, 4, 5, 6, 7 बातें आपने उसको बता दी कि इस चित्रकला संबंधित ये 6-7 बातें हमको पता है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि एग्जामिनर के दिमाग में मैसेज चला जाता है कि आपने 6-7 चीजें आपको पता थी, और आपने उसको दिखाने का प्रयास किया है और लिखने का प्रयास किया। तो आपके नंबर कम नहीं होंगे, आपको 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये आपको मिल जाएगी इसमें आसानी से। और इतना ही कवर अप करना है 8 वाले के लिए। अब मान लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, तो थोड़ा चित्रकला की परिभाषा बता दीजिए, और इस तरीके से चित्र बनाई दीजिए। साथ में इसके बाद आलोचनात्मक वर्णन भी कर दीजिए, और आधुनिक चीजों का भी थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। जैसे वर्तमान में नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें भी इस प्रकार से चित्रकलाओं का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भारतीय शैली को दिखाया जा सके। और हर आप देखेंगे हर स्टेशन में सजावट के रूप में भारतीय जो संस्कृति है उसको ही डेपिक्ट किया जा रहा है, वहां पर लगाया जा रहा है। अब राजस्थान में जाइए, किसी भी आप स्टेशन में उतरिए, तो वहां पर चित्रकला आपको मिलेगी, है ना। आप अगर प्रयागराज जाएं, तो प्रयागराज में आप स्टेशन में उतरेंगे तो वहां पर कई प्रकार की भारतीय संस्कृति, कथकली के डांस होंगे, मोहिनी अट्टम वगैरह, इन सब के जो चित्रकारी वो सब देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीजें इसमें बार बार उतारी जा रही है, तो आज की चीजों को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो भी अतिरिक्त ज्ञान हो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये तो मैंने कॉमन अपना बता दिया कि मैं कैसे चीजों को करता था, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए अजंता का भित्ति चित्र है। अजंता में ये देखिए महिलाओं किसी विषाद पर है, उसका चित्र है, और ये महिलाएं किसी चीज पर चिंतन कर रही हैं। ये सब अजंता शैली के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आंसर राइटिंग पे। मैंने आपको इधर ये जैसे गोलाकार है, मुझे पता नहीं था कि मैं कितने पॉइंट यहाँ लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से नहीं बनाया। त्रिभुजाकार चतुर्भुज, त्रिभुज में आप केवल 3 पॉइंट लिख सकते हैं, 1 2 3, है ना। आप अगर एक यहाँ लिख दे, क्या बस देखने में अच्छा लगना चाहिए ना, कभी कभी चीजें देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ये आज हम आज के लिए इतना ही है हमारे पास, और फिर धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे। अभी GS2 भी आपको को डिस्कस करके बताना है, GS3 भी बताना है। बस कुछ नहीं है। GS1 में क्या होता है कि GS1 हमारा कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, हमें पता रहता है कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन GS2 में केवल परिभाषा कन्वेंशनल है, इसके अतिरिक्त जो भी है वो करंट से संबंधित होता है। लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने GS1 में बताया, बस इसकी जो शैली है वो अलग हो जाएगी, इसमें करंट अफेयर्स वाले पार्ट जुड़ने लगेंगे। ऐसे GS3 है,
और ऐसे GS4 है, GS4 की थोड़ा सा शब्दावली अलग होती है। शब्दावली अलग होने का मतलब कैसे? जैसे आप न्यायपालिका में जाएंगे, न्यायपालिका में आदेश जैसे कोई पारित हो तो हम कह देते हैं डिक्री, है ना, लीगल लैंग्वेज में उसको डिक्री बोल देते हैं, डिक्री मिला, ठीक है, ऑर्डर हुआ, डिक्री का आदेश हो गया, नोटिस हो गई, इस प्रकार के लीगल टर्म हो जाते हैं। साहित्य में जब जाएंगे तो शांति से बोल लेते हैं कि उसको परिभाषित किया जाए, उसको सूचित किया जाए। आप थोड़ा सा आ, अगर इसको GS लैंग्वेज में चला जाए तो GS लैंग्वेज में, GS4 लैंग्वेज में अगर जाए, GS4 पेपर में, तो इसी को नैतिकता अनुसार, है ना, उपयोगिता अनुसार, इस टाइप के शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। तो केवल शब्द इस्तेमाल अलग अलग होंगे। जैसे भूगोल में आपको लिखना है तो फिर भूगोल की शब्दावली प्रयोग करनी होगी। जैसे आपको इस्तेमाल अभिसारी प्लेट, भूकंप रोधी क्षेत्र, भूकंप मापी यंत्र, इस टाइप के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मग्न तट, इस टाइप के। आप ये नहीं बोल सकते हैं समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा साहित्य की लैंग्वेज हो गई। अब वहां पर बोलेंगे मग्न तट का वह भाग जो जिसमें पानी नहीं जाता है वो तट कहलाता है। तो ये भाषा हो गई आपकी भूगोल की परिभाषा। तो बस आपको शब्दों पर जरा सा फोकस रखना है। हम लोग यही अंतर नहीं कर पाते। अभी हम धीरे धीरे इन सब कुछ चीजों को सीखेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट मास्टर हो जाएंगे इस पे, और आप चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। तो आज फिर इतना ही रखेंगे। फिर मुलाकात होती है आपसे, फिर और आंसर राइटिंग से देखेंगे। और मैं भी थोड़ा सा जो मैंने लिखे हुए थे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी वो मैं डाल दूंगा इस पर, आप उससे भी जरा सा मैच करा सकते हैं। तो फिर इतना ही रखेंगे। नमस्कार।